Hello everyone, I am Ankita Sharma. Today I will teach you some important question within the chapter 10. चैप्टर का नेम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, किस तरीके से इंडिया को आज़ादी मिली, तो अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद किस तरीके का सिनेरियो रहा था, मतलब आज़ादी के बाद क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। नेक्स्ट है, ऑन 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की डेथ कर दी, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। नाथूराम गॉडसे डिसएग्री करते थे महात्मा गांधी जी के थॉट से। महात्मा गांधी जी ये सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ रह सकते हैं, हार्मनी से रह सकते हैं, लेकिन नाथूराम गॉडसे ऐसा नहीं सोचते थे। इस वजह से उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। असैसिनेटेड वर्ड का यूज़ किया जाता है जब किसी नेता या बड़ी पर्सनैलिटी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी इज एस बिगिन इमर्ज इन इलाहाबाद फरवरी 1948। महात्मा गांधी जी की जो ऐश है, उनकी जो अस्थियां हैं, उसे इलाहाबाद में ले जाया गया था, वहाँ पे उन्हें बहाया गया था फरवरी 1948 में। नेक्स्ट है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट। इसके अंतर्गत इंडिया के लोगों को, इंडिया के पीपल्स को ये राइट दिया गया कि जिन जिन लोगों की एज 21 से ऊपर है उन्हें वोट देने का राइट है। उस समय पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब 21 एज से ऊपर वाले पर्सन्स को वोट देने का राइट था, बट अब इसे 18 एज कर दिया गया है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको वोट देने का राइट है। नेक्स्ट है, गारंटीड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन। मतलब लॉ के सामने सभी समान हैं, मतलब इंडिया के अंतर्गत जितने भी सिटीजन्स रहते हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। लॉ किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, रिच हो या पुअर हो। अगर किसी ने अपराध किया है, किसी ने क्राइम किया है, तो लॉ सबके लिए इक्वल है। नेक्स्ट है, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऐसे लोग जो बहुत पुअर हैं, मोस्ट डिसएडवांटेज पर्सन्स हैं, उनको प्रिविलेज दिया जाएगा, उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और भी कई सारे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing claim by providing 3 list of subjects। कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल के अंतर्गत 3 लिस्ट दी गई हैं, जिन लिस्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अलग अलग कामों को सौंप दिया गया है। सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टैक्स है, टैक्स कलेक्ट करना है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर कंट्रोल करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मतलब यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको करने की ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। नेक्स्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सब्जेक्ट्स थे। नाउ एट प्रेजेंट जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसे कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको करने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मतलब स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं
उन्हें कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आएंगे। और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनको करने का काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इन कामों को पूरा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए थे। पॉटी श्री रामुलु द गांधीयन लीडर who died fasting for a separate state for Telugu speakers। जो पॉटी श्री रामुलु हैं, जो गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे, उन्होंने ये मांग की थी कि तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग से स्टेट्स बनना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने फास्टिंग मतलब अनशन पर बैठ गए थे। उनकी ये मांग थी कि तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग से स्टेट बनाना चाहिए। और उसी समय पे इनकी डेथ भी हो गई थी अनशन करते हुए। उसके बाद में ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम्स में, तो अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप a planning commission to help design the exclude suitable politics for economic development। 1950 को गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, जिसके अंतर्गत प्लान किया जाएगा कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सके। प्लानिंग कमीशन को ही आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और नीति आयोग का जो हेड होता है वो पीएम होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का हेड होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951 विच मेनली फोकस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्लानिंग कमीशन के बाद ही 5-year प्लान्स स्टार्ट किए गए थे। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 1956 तक था। फर्स्ट 5-year प्लान में क्या मोटिव रखा गया था? प्राइमरी सेक्टर का किस तरीके से डेवलपमेंट करना है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया गया था फर्स्ट 5-year प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं द सेकेंड 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1956 विच मेनली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डैम। सेकेंड 5-year प्लान कब लॉन्च किया गया? 1956 में लॉन्च किया गया। इस प्लान के अंतर्गत जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम है, डैम बड़े बड़े डैम्स बनाने का जो काम है, स्टील इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन करने का जो काम है, इन सभी पर ज़्यादा फोकस किया गया था। मतलब इन सब के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया था सेकेंड 5-year प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा भिलाई स्टील प्लांट वो सेटअप इन छत्तीसगढ़ with the help of Soviet Union in 1959। भिलाई स्टील प्लांट सेटअप किया गया था छत्तीसगढ़ में, और किसकी हेल्प से किया गया था? सोवियत यूनियन, सोवियत संघ की हेल्प से भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में 1959 को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है धारावी इन बॉम्बे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम। बॉम्बे के अंदर धारावी एक प्लेस है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। मतलब सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ धारावी के अंतर्गत हैं।